डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके कहानी संग्रह गृहलक्ष्मी से सुनिए कहानी भाभी माँ। इस कहानी में भाभी का रिश्ता होते हुए भी गुणमाला ने अपने देवर आदित्य का ध्यान एक माँ की तरह रखा था। आईआईटी में सफलता प्राप्त कर लेने पर आदित्य ने कहा, मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरी भाभी माँ को ही है। सुनिए कहानी भाभी माँ। शरद चंद्र गांव के एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। उनके पास गांव में 2-4 बीघा ज़मीन थी। ज़मीन को खेती करने के लिए किसान को बटाई पर दे रखी थी। खेत में इतना अनाज हो जाता था कि वर्ष भर का घर का काम चल जाता था। इनके 3 बेटे थे, शिशिर, मयंक और आदित्य। गांव में 12वीं कक्षा तक का बड़ा विद्यालय भी था। दोनों बड़े बेटे उसी विद्यालय में पढ़ते थे। छोटा बेटा आदित्य अपने पिता के स्कूल में पढ़ता था। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेने पर बड़े बेटे शिशिर ने कहा कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था। इसके लिए उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी। शरद चंद्र की इतनी हैसियत नहीं होने पर भी उन्होंने उसे पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया था। कॉलेज व हॉस्टल आदि की फीस भरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर बच्चे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने किसी तरह से अपने परिचितों से उधार लेकर गहने गिरवी रखकर अपना दायित्व निभाया था। शिशिर की पढ़ाई पूरी हो जाने पर उसकी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग गई थी। इससे शरद चंद्र के मन को बहुत राहत मिली थी। उन्होंने सोचा था कि बड़े बेटे की अच्छी नौकरी लग गई थी, अब उन्हें मयंक की पढ़ाई के लिए परेशानी नहीं उठानी होगी। शिशिर की कमाई से सहारा मिल जाएगा, उधारी भी धीरे धीरे चुक जाएगी। अचानक एक दिन शिशिर ने कहा कि कंपनी उसे 3 महीने के लिए विदेश भेज रही है। यह सुनकर माता पिता चिंतित होकर उससे पूछने लगे, बेटा 3 महीने के बाद तुम वापस तो आ जाओगे ना? वहीं के होकर मत रह जाना, हमको तुमसे बहुत आशा है। शिशिर ने जवाब दिया था, अरे आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पिताजी कहने लगे, बेटा मेरे एक परिचित का बेटा भी इसी तरह से कुछ महीनों में विदेश से वापस आ जाने की बात कहकर गया था, मगर अब तक वापस नहीं आया। इसी कारण मुझे चिंता हो रही है। विदेश के नाम से मेरा दिल बैठा जा रहा है। शिशिर अपने माता पिता को आश्वस्त करके विदेश चला गया था। जब तक वह अपने देश में था, माता पिता को रुपये भेजता रहता था, जिससे शरद चंद्र उधारी चुकाते रहते थे। मगर विदेश चले जाने के बाद उसने यह कहते हुए रुपये भेजने बंद कर दिए थे कि उसे नई जगह पर सेटल होने में समय लगेगा, अतः रुपये नहीं भेज सकेगा। जब वापस आएगा तभी कुछ कर सकेगा। यह पढ़कर शरद चंद्र को बहुत सदमा पहुंचा था। मझले बेटे मयंक ने इस वर्ष 12वीं कक्षा पास कर ली थी और अब उसे भी आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना था। शरद चंद्र के पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। फिर पहले के समान समस्या थी। उनका वेतन घर गृहस्थी के खर्चों में ही पूरा हो जाता था। शरद चंद्र ने सोचा था कि शिशिर को अच्छा वेतन मिल रहा था, वह छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाता रहेगा, मगर अपना सोचा पूरा कब होता है। शरद चंद्र ने किसी तरह से घर की आवश्यकताओं में काट छांट करते हुए इधर उधर से व्यवस्था करके मयंक को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया था। मयंक पढ़ाई करने के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करता रहा। मयंक बहुत समझदार लड़का था, शिशिर के समान नहीं था। वह कई लड़कों के साथ शेयर करके किराए के एक कमरे में रहता था। दिन भर सभी लड़के कमरे से बाहर ही प्रायः अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। रात्रि में सोने के लिए ही बस कमरे पर आते थे। जमीन पर अपने अपने बिस्तर बिछाकर थके हारे सो जाते थे और सुबह बिस्तर लपेट कर रख दिए जाते थे। मयंक ने एक स्कूल के शिक्षक से कहकर लड़कों की ट्यूशन लेनी शुरू कर दी थी, जिससे वह अपना काफ़ी खर्चा निकाल लेता था। आवश्यकता के अनुरूप ही पिताजी से पैसे लेता था। जब कई महीने व्यतीत हो जाने के पश्चात भी शिशिर ने अपने देश वापस नहीं आने की सोच ली, तब शरद चंद्र को चिंता होने लगी थी। शिशिर के कुशल समाचार भी नहीं मिल रहे थे। शिशिर ने अपने माता पिता को न तो अपना पता दिया था और न ही फ़ोन नंबर।
अब शरतचंद शिशिर के हालचाल जाने भी तो कैसे, वह लाचार थे। कई महीनों पश्चात शिशिर का फोन आया और उसने बताया कि अब वह अपने देश वापस नहीं आना चाहता था। उसने वहाँ दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। व्यस्तता के कारण वह बात भी नहीं कर सका था। उसके लिए फिलहाल अपने देश वापस आना मुश्किल था। इस नई नौकरी में 1 वर्ष तक छुट्टी नहीं मिलेगी। रुपए पैसे भेजने के संबंध में उसने कोई बात नहीं की थी। शरतचंद ने अपनी पत्नी लीला से सलाह करते हुए कहा था, भाग्यवान, हमने मयंक को पढ़ाने की इसीलिए इच्छा की थी कि यह शहर से यही सोचकर भेजा था कि शिशिर से कुछ सहायता मिल जाएगी, मगर उसने तो हाथ खड़े कर दिए। हमारे पास पैसों की कोई व्यवस्था नहीं है। शिशिर की पढ़ाई के लिए जिससे पैसे उधार लिए थे वह भी पूरे वापस नहीं कर पाए। उसके रुपये भी चुकाने हैं। सोचता हूँ आधा खेत बेच दूँ। शिशिर से अब आशा करना व्यर्थ है। लीला कहने लगी, यदि हम खेत बेच देंगे तब खाएंगे क्या? अभी तक वर्ष भर का अनाज हमें खेती से ही मिल जाता है। आपका वेतन अन्य सभी कामों में समाप्त हो जाता है। अतः खेत तो मैं नहीं बेचने दूंगी। आप ऐसा करिए कि मेरे पास कुछ स्वर्ण आभूषण हैं जो मेरी माँ ने मुझे शादी में दिए थे। उनमें से कुछ को हम बेचकर उधारी चुका देंगे और मयंक की पढ़ाई के लिए भी कुछ रुपये काम में आ जाएंगे। शरतचंद को यह सुझाव ठीक नहीं लग रहा था। वह सोच रहे थे कि लीला के लिए कभी भी कोई स्वर्णाभूषण वह खरीद कर तो दे नहीं सके थे। उसकी माँ ने जो उसे दिए थे मैं उन्हें कैसे बेच सकता हूँ। अंत में यह तय हुआ कि कुछ आभूषण गिरवी रखकर उधारी को चुका सकेंगे और थोड़ा मयंक की पढ़ाई के काम में ले लेंगे। वैसे भी मयंक अधिकतर अपना खर्चा स्वयं ही वहन कर लेता था। भविष्य में जब भी हमारे पास पैसे होंगे हम अपने आभूषण छुड़वा लेंगे। ब्याज के पैसे प्रतिमास के हिसाब से चुकाते रहेंगे। अगले दिन लाचार मन से शरतचंद पत्नी के कुछ आभूषण लेकर गिरवी रखने गए थे। गिरवी रखते समय बार बार उनके मन में यही विचार आ रहा था, यदि वह आभूषणों को छुड़ा नहीं सके तब क्या होगा। लीला की माँ की निशानी को ले जाते समय उनका दिल बहुत घबरा रहा था। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। भगवान को मयंक पर दया आ गई थी। उसकी बैंक में नौकरी लग गई थी। मयंक के माता पिता को बहुत खुशी हुई। साथ ही साथ वह आशा करने लगे थे कि परिवार की स्थिति में सुधार हो सकेगा। शिशिर के द्वारा दिए गए धोखे से वह टूट चुके थे। उसने अपने माता पिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। उनकी सभी आशाओं पर पानी फेर दिया था। लगभग 1 वर्षोपरांत शिशिर का पत्र आया था कि उसने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी। लिखा था कि समय मिलने पर वह सबसे मिलने के लिए आएगा। शरतचंद्र ने पत्र पढ़कर एक तरफ रख दिया था। पत्र का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह अपने हाल में खुश था। उसे परिवार के लोगों की कोई चिंता ही नहीं थी। मयंक को जैसे ही बैंक से छुट्टी मिली थी वह माता पिता से मिलने गांव आ गया था। गांव आते ही सबसे पहले उसने पिता से कहा था, पिताजी, आप सबसे पहले मेरे साथ चलकर माँ के गिरवी रखे आभूषणों को छुड़वाकर उनके सुपुर्द करिए। माँ कहने लगी, बेटा तू थका हारा है, पहले कुछ खा पी तो ले, फिर तसल्ली से चले जाना। आभूषण कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। मयंक कहने लगा, नहीं माँ, मैं अभी कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मैं प्रण करके आया था कि इस कार्य को पूरा करने के बाद ही माँ के हाथ से अन्न जल ग्रहण करूंगा। आप हमें जाने दीजिए। मयंक की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू छलकने लगे थे। वह कुछ भी बोल नहीं सकी थी। मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद देते हुए कह रही थी कि भगवान मयंक जैसा बेटा सभी को दे। कुछ समय पश्चात शरतचंद मयंक के साथ लीला के आभूषण छुड़ा कर ले आए थे। सब बहुत खुश थे। दोपहर को सब लोग भोजन करने बैठे। तब शरतचंद अपनी पत्नी से कहने लगे कि भाग्यवान, मयंक की नौकरी लग जाने से वह सेटल हो चुका है, अतः इसकी शादी हमें शीघ्र ही करनी होगी। वहाँ अकेला रहता है, रोटी पानी की तकलीफ रहती होगी। मयंक कहने लगा कि पापा अभी जल्दी क्या है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आदित्य की पढ़ाई का खर्चा अभी हमारे समक्ष है। इसके साथ ही घर की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करना है। माँ लीला कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हारी शादी तो हमें अब जल्दी ही करनी होगी। हम लोगों के कारण कब तक तकलीफें सहन करते रहोगे। पत्नी के हाथों का बना भोजन अब तुम्हें मिलना ही चाहिए।
कब तक बाहर भोजन करते रहोगे? बेटा, आज तुमने वह काम करके दिखाया है जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। हम अच्छे संस्कार वाली लड़की देखकर ही तुम्हारी शादी करेंगे। तुम्हारी मौसी ने बताया था कि उनकी निगाह में एक बहुत ही संस्कारवान, पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की है। मैं शीघ्र ही उससे कहूँगी कि वह मयंक के रिश्ते की बात चलाए। माँ की बातें मयंक शांत रहकर सुनता रहा। अगले दिन लीला ने अपनी बहन से बात की और कहा कि छुटकी, अब हम मयंक की शादी जल्दी करना चाहते हैं। तुमने एक लड़की के बारे में बताया था, यदि वह तुमको ठीक लग रही है तो मयंक के रिश्ते की बात चलाना। मयंक की मौसी ने लड़की वालों से बात करके उन्हें समझाया कि मेरी बहन का लड़का बैंक में काम करता है, आप लोग वहाँ जाकर रिश्ता कर लीजिए। मेरी बहन अपने बेटे की शीघ्र ही शादी करना चाहती है। लड़की के पिता और भाई आए, बातचीत करके रिश्ता तय कर दिया। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में गुणमाला के साथ मयंक की शादी संपन्न हो गई। बहू के घर में आते ही रौनक हो गई थी। बहू का जैसा नाम था वैसा ही रूप और गुणों का अथाह भंडार उसके पास था। जिस दिन से बहू घर में आई थी, लीला को बहुत आराम मिल रहा था। वह उन्हें कोई काम नहीं करने देती। लीला खुश होकर कहती, बहू तुम हमारी आदतों को क्यों बिगाड़ रही हो? मुझे काम नहीं करने दोगी तो हमारी आदत छूट जाएगी। मैं तुमको मयंक के लिए लाई हूँ, अपने लिए नहीं। गुणमाला ने जवाब दिया, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा प्रथम कर्तव्य तो आप लोगों के प्रति ही है। आप घर की बड़ी हैं, सम्माननीय हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर अकेली आपके बेटे के साथ नहीं जाऊंगी। आप लोगों को भी साथ चलना होगा। बहू का जवाब सुनकर लीला स्वयं को धन्य समझ रही थी। शरद चंद्र की अधिक बोलने की आदत नहीं थी, मगर बहू की बातें सुनकर उन्होंने उसकी झोली शतशः आशीर्वादों से भर दी थी। गुणमाला अपने देवर आदित्य को अपने सगे भाई की तरह चाहती थी। आदित्य भी ऐसी भाभी को पाकर बहुत खुश था और भाभी के आगे पीछे घूमता रहता था। माँ ने मयंक से कहा था कि बेटा अब तुम वहाँ पहुँचकर एक किराए का अच्छा घर ले लेना। अगले रविवार को 2 दिनों की छुट्टी लेकर आना। तब तक मैं गुणमाला को तुम्हारे साथ भेजने को तैयार कर लूँगी। मयंक ने कहा कि वह गुणमाला को अभी अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। 2 महीनों के पश्चात पापा जी का रिटायरमेंट है। उसके बाद हम सब एक साथ चलेंगे। उसी के हिसाब से मैं किराए का घर ले लूँगा। आदित्य अब हमारे पास रहकर पढ़ेगा। उसका एडमिशन मैं अच्छे स्कूल में करवा दूँगा। आप लोग अब गांव का मोह छोड़ दीजिए। बीच बीच में आते जाते रहेंगे। सबने बहुत कष्ट उठा लिए, अब और नहीं। मयंक की बात सुनकर माता पिता का मन बल्लियों उछलने लगा था। दोनों मयंक के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, बेटा भगवान तुम्हें लंबी आयु देते हुए स्वस्थ और प्रसन्न रखें। तुम्हारी खूब उन्नति हो। मयंक अकेला नौकरी पर गया था, गांव आता जाता रहता था। मयंक ने पिताजी के रिटायरमेंट का समारोह बड़े धूमधाम से मनाया था। खेतीबाड़ी को बटाई पर देकर मयंक सबको अपने साथ ले गया था। एक दिन शिशिर के बचपन की फोटो देखकर गुणमाला को लीला बताने लगी थी कि ये मेरा बड़ा बेटा है। इसने हम सबको भुला दिया, मगर माँ की आत्मा ऐसी ही होती है। मैं उसे नहीं भुला पाती। उसे तो शायद किसी की याद नहीं आती होगी। लीला की बातें सुनकर शरद चंद्र कहने लगे, तू क्यों उसे याद करके स्वयं को तकलीफ देती है? ऊपर वाले की कृपा से 2 होनहार बेटे और गुणमाला जैसी बहू हमारे साथ है। मयंक ने आदित्य से कहा था कि वह खूब मन लगाकर पढ़े, किसी भी बात की चिंता न करे। आदित्य IIT की तैयारी कर रहा था। कठोर परिश्रम ने उसे सफलता प्रदान की। गुणमाला आदित्य का बहुत ध्यान रखती थी। आदित्य रात रात भर जागते हुए पढ़ाई करता था और गुणमाला उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। आदित्य भी भाभी का पूरा सम्मान करता था। लीला को अपने बेटे की अब कोई चिंता नहीं थी। गुणमाला अब एक बच्चे की माँ बन गई थी। शरद चंद्र ने बच्चे का नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से किया था और उसका नाम चिराग रखा था। दादा दादी हर समय बच्चे की देखभाल में लगे रहते थे, जबकि गुणमाला आदित्य का पूरा ध्यान रखती थी। भाभी होते हुए भी गुणमाला ने एक माँ की तरह आदित्य का ध्यान रखा था। आदित्य हंसकर कहता कि ये मेरी भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ है। यदि भाभी माँ नहीं होती तब मैं IIT में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था। मेरी सफलता का पूरा श्रेय भाभी माँ को ही है।